नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां पे हम लोगों ने चैप्टर 1 की जो है शुरुआत कर दी थी। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने संतुलन रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में देखा था। और आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि कितनी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और किस प्रकार से वो संभव हो पाती है। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंदर सबसे पहली अभिक्रिया हमें देखनी है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले अभी तक हम अभिकारक और उत्पाद दोनों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि अभिकारक का मतलब क्या होता है। अभिकारक का अर्थ हो गया कि जो अभिक्रिया करेंगे, उत्पाद का अर्थ हो गया कि अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया के पश्चात जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर आखिरकार होता क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक उत्पाद, जैसे पहले मैं समझाता हूं आपको, जैसे ये ए और बी ये अभिकारक है, सॉरी हाँ, ए और बी जो है अभिकारक है। अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ए और बी को हमने नाम क्या दे दिया? अभिकारक। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो वो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। सी उत्पाद का निर्माण कर दिया उन्होंने। क्या करा? ए और बी ने दोनों ने संयुक्त होकर अभिक्रिया करी और एक सी उत्पाद का निर्माण करा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब अगर हम यहां समझें तो सर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक यहाँ पे दो जरूरी नहीं है कि दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे एक सी अभिकारक भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, परंतु वो निर्माण किसका करेंगे? सदैव और सदैव निर्माण करेंगे एकल उत्पाद का। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं या फिर परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो वे एकल उत्पाद, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकल उत्पाद की एक सिंगल प्रोडक्ट का ही वो फॉर्मेशन करेंगे। तो वे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका मतलब हो गया व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड, देन दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। किसका निर्माण करेंगे? एकल उत्पाद, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। दे फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम समझते हैं हम यहाँ पे। उदाहरण के अंदर क्या हो गया कि सर H2 और O2 पढ़ के आए हम, ये एग्जांपल ऑलरेडी। H2 और O2 ने अभिक्रिया करी, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस ने अभिक्रिया करी और जल का निर्माण करा। किसका निर्माण करा? जल का निर्माण करा। तो यहाँ पे हम इसे बोल देंगे, देखिए संतुलन कर दी हमने अभिक्रिया का। अभिक्रिया का देखिए, अभी अभिक्रिया मैंने बताया था, अभिक्रिया संतुलन। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पुराने लेक्चर के अंदर आप इसे देख सकते हैं, अभिक्रिया किस प्रकार संतुलन की जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि H2 और O2 ये दोनों क्या है? एक अभिकारक है।
और इन दोनों अभिकारकों ने अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद H2O का यानी जल का निर्माण करा है, जिसे हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इससे हमने क्या करा है, इसे हमने सिंबलिक रूप में या फिर प्रतीकात्मक रूप में लिखा है, और इसे हम रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो यानी एक चीज से हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करते हुए चले तो बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते हैं ये चीजें। तो पहली रिएक्शन मेरे हिसाब से संयोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी आपको। जैसे एक और उदाहरण अगर हम यहाँ पे ले तो देखिएगा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा, MgO का फॉर्मेशन करा, और ये हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया। तो मैग्नीशियम के 2 मोल ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO का फॉर्मेशन करा। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो इसको एक बार लिख देता हूँ अच्छे से और इंग्लिश में भी, when 2 or more than 2 when 2 or more than 2 reactants are combined, then they form a single product. Then they form a single product. ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नेम है हमारे डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया या फिर जिसे हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो डीकंपोजिशन जैसे हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद का सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वैसे ही वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो कॉम्बिनेशन का या फिर हम बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। बिल्कुल विपरीत कैसे हो सकती है सर, बिल्कुल विपरीत ऐसे हो सकती है कि वहां पे 2 मिलके एक का फॉर्मेशन कर रहे थे, 2 या 2 से अधिक मिलके एक का फॉर्मेशन कर रहे थे, एक का निर्माण कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर विभक्त होगा। भी कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वियोजन अभिक्रिया यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर पहले ऐसे लिख देते हैं क्या होता है सर, इसके अंदर जब एक एकल उत्पाद या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, चीजें शब्दों पे आप इंपॉर्टेंस ध्यान से रखते रहेंगे तो आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, इस बार क्या जरूरत है, सॉरी एकल अभिकारक, उस समय हमने बात कर रही थी 2 या 2 से अधिक अभिकारक की, इस बार हम बात करेंगे केवल और केवल एकल अभिकारक की यानी कि सिंगल रिएक्टेंट की। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, सॉरी एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर, 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर विभक्त होता है या टूटता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम सर, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस बार क्या होगा, अगर हम बात करें ए जो है, ए वो किसके अंदर टूटेगा सर, अगर ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो रही है तो ए जो है वो दो या दो से अधिक उत्पाद के अंदर टूटेगा, यानी बी प्लस सी के अंदर तो टूटेगा, मिनिमम दो के अंदर तो टूटेगा ही, परंतु दो से अधिक भी हो सकते हैं उत्पाद, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और इन दोनों अभिक्रियाओं के नाम से हमें पता पड़ता है कि इन दोनों के अंदर होगा क्या। जैसे मैं नाम से बताऊं तो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, एडिशन। अगर हम बात करें कि इन दोनों के नाम से, तो संयोजन का अर्थ होता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर जुड़ना या फिर एडिशन। एडिशन ही हो रहा है, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक, एडिशन हो रहा है इनका और फॉर्मेशन हो रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट का, एडिशन। और अगर हम बात करें डीकंपोजिशन की, वियोजन की, डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग। ठीक है, टूटना जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने बोल दिया वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन में हमें अंतर भी स्पष्ट हो गया। अब वियोजन का अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसे वियोजन के हम उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि जल, जैसे हमने वो उदाहरण लिया था, तो जल को अगर हम वापस से गर्म करेंगे या फिर जल का वाष्पीकरण कराएंगे तो जल जो है वो दो चीजों में टूटेगा, एक तो टूटता है हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर, और एक टूटेगा ये ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार हम और उदाहरण भी ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के अंदर, तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर इसके 2 से 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 से 3 प्रकार कौन कौन से रहते हैं, ऐसी वियोजन अभिक्रिया भी देखने को मिलती है जिसके अंदर हमें गर्म, अगर हम उसे गर्म करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को देखने को मिलती है जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। जैसे कि अब मैं तीनों के उदाहरण आपको देता हूँ, तो तीनों के उदाहरण देते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वियोजन अभिक्रिया के जो 3 प्रकार हमारी बुक के अंदर दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारी बुक के अंदर दे रखा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सा दे रखा है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब ये होती क्या है वो भी आपको मैं समझाऊंगा अभी। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी जो है वो दे रखी है तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। एवं जो तीसरी अभिक्रिया वो दे रखी है हमारे बुक के अंदर, वो दे रखी है, पहले हो गई ऊष्मीय, दूसरी हो गई तापीय, तीसरी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या फिर प्रकाश वियोजन, या फिर हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, अब देखिए तीनों प्रकार की अभिक्रिया। पहला हो गया हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन। ये हो गई इलेक्ट्रिक, ये हो गई थर्मल और ये हो गई फोटो डिकम्पोजिशन। तो ऊष्मीय यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की, तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के अंदर आखिर होगा क्या। तो देखिए कभी कभार क्या होगा कि कोई रिएक्शन कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संभव कराने के लिए या फिर जिनको कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा देने पर क्या होगा, है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लीजिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ए अब हम अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे ए ने तीनों अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया प्रकार समझाता हूँ आपको कि ए जो है ऐसे टूट नहीं रहा है, उत्पाद अभिकारक जो है उत्पाद के अंदर टूट नहीं रहा है। तो क्या होगा कि सर जैसे ही हम यहाँ पे ऊष्मा देंगे, इस अभिक्रिया के अंदर हम ऊष्मा देंगे, तो जैसे ऊष्मा मिलेगी ए जो है वो फटाफट से बी और सी उत्पाद के अंदर टूट जाएगा। ए जो है वो फटाफट से बी और सी उत्पाद के अंदर टूट जाएगा और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा उदाहरण स्पष्ट करूं तो परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संभव कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, उत्प्रेरक के रूप में भी बोल सकते हैं हम, ये जो ऊष्मा काम में आ रही है उत्प्रेरक के रूप में भी काम में आ रही, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संभव कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं,
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। जैसे अब उदाहरण समझिए इसका, उदाहरण देखिएगा। तो पहला एग्जांपल जो है इसका वो दे रखा है FeSO4 फेरिक सल्फेट। जैसे ही फेरिक सल्फेट को हम ऊष्मा देंगे, जैसे ही फेरिक सल्फेट के में ऊष्मा दी जाती है तो ये जो है उसके 2 मोल हम काम में लेते हैं। कितने मोल काम में लेते हैं? 2 मोल काम में लेते हैं। तो जैसे ही FeSO4 को हम जैसे ऊष्मा देते हैं तो FeSO4 किस किस के अंदर टूटता है? FeSO4 टूटता है 2 से अधिक उत्पाद के अंदर टूटता है। देखिए कैसे टूटता है। एक टूटता है Fe2O3 के अंदर, पहला उत्पाद तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा ये टूटेगा, SO2 गैस यहाँ पे प्रवाहित होगी। दूसरा किसके अंदर टूटेगा? SO2 गैस के अंदर। और तीसरा SO3 गैस। 2 गैसें यहाँ पे निष्कासन होता है 2 गैसों का। 2 गैसें बनती है, एक बनती है SO2 गैस और एक बनती है SO3 गैस, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? FeSO4 एक अभिकारक था। सर FeSO4 अभिकारक ने क्या करा? जैसे ही हमने इस अभिक्रिया को संभव कराने के लिए ऊष्मा दी तो ये 3 अभिकारक के अंदर, 3 उत्पाद के अंदर टूटा। 2 से अधिक। देखिए वियोजन अभिक्रिया कहती ही है कि एक अभिकारक 2 मिनिमम 2 के अंदर टूटना चाहिए, पर 2 से ज्यादा चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टूटा, सबसे पहले उत्पाद के अंदर टूटा Fe2O3, उसके बाद में SO2 गैस और SO3 गैस के अंदर टूटा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में कौन काम में आ रहा है? ऊष्मा काम में आ रहा है, या जिसको संभव कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संभव कराने के लिए ताप देना पड़ता है, या फिर टेम्परेचर, द रिएक्शन इन विच वी गिव टेम्परेचर टू बी पॉसिबल कराने के लिए ऐसी रिएक्शन वी गिव टेम्परेचर या फिर ताप देना पड़ता है। उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में आता है? ताप, टेम्परेचर काम में आता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं सर हम तापीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए उदाहरण देखते हैं इसका भी एक। इसके उदाहरण के अंदर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट से आप सब परिचित है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये सर मार्बल का फॉर्मूला होता है, ये पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर। तो इस मार्बल को जब आप गर्म करते हैं, क्या करेंगे? इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये 2 चीजों के अंदर टूटता है, CaO के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। किस किस के अंदर टूटा? ये एक तो टूटा CaO के अंदर और एक टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको संभव कराने के लिए डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर आपको डेल्टा दिखे, क्या दिखे? डेल्टा दिखे। तो इस डेल्टा का तात्पर्य होता है सर ताप से। किससे होता है? ताप से, टेम्परेचर से होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया को पॉसिबल कराने के लिए, संभव कराने के लिए हमें टेम्परेचर यानी कि ताप देना पड़ रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने बोल दिया तापीय वियोजन अभिक्रिया। ये चीज सभी को आपके क्लियर है क्या? कमेंट में यस और नो ठीक है फटाफट बताइए। फिर हम आगे चलते हैं तीसरी अभिक्रिया के अंदर, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनको पॉसिबल कराने के लिए हमें लाइट यानी प्रकाश देना पड़ता है। अब सर ये प्रकाश मुख्य रूप से कौन सा होगा? ये प्रकाश मुख्य रूप से होता है वो वाला प्रकाश नहीं जो हमारे घरों के अंदर आता है लाइट वाला, वो वाला नहीं होता। ये होता है मुख्यतः सूर्य का प्रकाश। कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश। तो आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संभव कराने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है या फिर सनलाइट की नीड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया सभी को? अब देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ये वाले, जो मैं भी आपको दो एग्जाम्पल दे रही है हमारी बुक के अंदर, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक देर का है सिल्वर क्लोराइड का AgCl का, और एक देर का है AgBr का। सिल्वर क्लोराइड का AgBr का। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? सूर्य का प्रकाश देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? इस अभिक्रिया के अंदर हम जैसे ही क्या करेंगे? सूर्य का प्रकाश देंगे, यानी कि सनलाइट, जिसे मैं बोल रहा हूँ सनलाइट। इसे हमने क्या कह दिया? सूर्य का प्रकाश। और इस अभिक्रिया के अंदर भी सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट हमें देनी पड़ेगी। सनलाइट देने पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो जैसे ही आप यहाँ पे सनलाइट देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होगी, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ये अभिक्रिया होगी, तो ये जो AgCl है ये दो उत्पादों के अंदर टूटता है, एक ही टूटता है Ag के अंदर, यानी कि चांदी के जो आयन है वो अलग हो जाएंगे, और एक जो क्लोरीन गैस है वो अलग हो जाएगी, वो पृथक हो जाएगी, Cl2 अलग हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे जब हम AgBr को सूर्य की उपस्थिति में, जब ये अभिक्रिया होती है सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे सर Ag का फॉर्म है, Ag के आयन जो है वो अलग हो जाएंगे, और Br2 यानी ब्रोमीन, जिसे हम ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, वो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगी। तो ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर एक अभिकारक दो उत्पाद के अंदर टूटा, किसकी उपस्थिति में टूटा ये जरूरी है, सर ये उपस्थिति में टूटा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने कह दिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। पर सर अभी आपने बताया कि इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी चलती थी। क्या चलती थी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी चलती थी। देखिए सुनिएगा शब्द, अच्छा है शब्द, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसके अंदर, इस चीज के अंदर किसका उपयोग होता था? अगर मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ब्लैक एंड, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोलते थे जिसे हम पुराने जमाने में। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर AgBr अभिक्रिया का उपयोग होता था। इस अभिक्रिया का बहुत ज्यादा उपयोग होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। तो मैं आपको बताऊं AgBr अभिक्रिया का, यहाँ पे जो है ये अभिक्रिया होती थी, 2AgBr की अभिक्रिया होती थी। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी यानी कि रंगहीन फोटोग्राफी जिसे कहते हैं, रंगहीन फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग होता था? तो इस अभिक्रिया का उपयोग होता था। वहां पे आपको एक करा के दिखानी है अभिक्रिया, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में AgBr जो है वो अभिक्रिया करके 2Ag और Br2 का फॉर्मेशन करता था, निर्माण करता था। तो इसे हम बोल दिया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये चीज वियोजन अभिक्रियाओं के तीनों प्रकार आपको समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ही आपके समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की, जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने से पहले एक और मुख्य रूप से अगर हम उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे तापीय वियोजन अभिक्रिया का जो बहुत प्रचलित उदाहरण है, तापीय वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रचलित उदाहरण है लीड नाइट्रेट का, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो उस उदाहरण को समझ लेते हैं पहले। एग्जाम्पल है कि PbNO3, ठीक है, PbNO3 एक चीज दे रखी है हमें, क्या दे रखी है? PbNO3 दे रखी है। PbNO3 का होल ट्वाइस है। और अब जब ये अभिक्रिया संभव होगी तो किसका निर्माण होगा? एक तो होता है लेड, अगर हम यहाँ पे, अब सबसे पहले ये तापीय वियोजन अभिक्रिया के अंदर दे रखी है। तो तापीय वियोजन अभिक्रिया के अंदर सर एक चीज होती है, तापीय वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि हमें यहाँ पे इस अभिक्रिया को संभव कराने के लिए ताप की आवश्यकता होगी, और ताप की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताप देना पड़ेगा इस अभिक्रिया कराने पे। और जैसे ही हम यहाँ पे ताप देंगे, ताप देने पे तीन चीजों का फॉर्मेशन होता है। एक होता है लेड ऑक्साइड का, एक होता है NO3 का, ठीक है, एक हो गया लेड ऑक्साइड का, एक हो गया NO3 का। और तो लेड ऑक्साइड PbO हो गया, NO3 हो गया, और इसके बाद में नाइट्रोजन, अच्छा NO3 को हम क्या बोलेंगे? NO3 नहीं होगा यहाँ पे, NO2 ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। एक तो हो गया लेड ऑक्साइड, एक हो गया NO2, ध्यान से लिखिएगा इसको, NO2, NO3 नहीं होगा, NO2 ही होगा, NO2 का होगा, और एक जो है ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। अब अभिक्रिया संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे? अब अभिक्रिया संतुलन देखेंगे। सर यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, यानी कि यहाँ पे 2 मोल लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे 2। अब वो ABCD आपको करना है फटाफट से, ABCD से आप करेंगे तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 7 हो गए। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 7 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाया। देखिए अब क्या अभिक्रिया संतुलन है क्या? 6 और 2 12। सर अभिक्रिया अभी तक तो संतुलित नहीं हुई है, तो अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई तो यहाँ पे कहते हैं नाइट्रोजन 4 हो चुके हैं, यानी अब यहाँ पे 2 काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 काम नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ,
अब यहाँ पे 4 लगा के देखते हैं, तो अब देखिए अब अभिक्रिया संतुलित है क्या, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 2 10 तो 12, और यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन है, यानी कि अभिक्रिया जो है संतुलित है। तो एक उदाहरण हमने देखा कि लीड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या करा हमने, लीड नाइट्रेट को गर्म करा। ये अभिक्रिया, ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के अंदर ही बहुत प्रचलित होता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या होता है। तो यहाँ पे एक है ना येलो पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, येलो पीले रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है हमें इस अभिक्रिया के अंदर। अगर हम इस अभिक्रिया की बात करें तो पीले रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है, लेड ऑक्साइड का जो है पीले रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है, नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण था। अब इसके बाद में हम जो है बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया की। बहुत ही मस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, तो देखिएगा। हम आ जाते हैं तीसरी अभिक्रिया के अंदर, तीसरी अभिक्रिया के प्रकार के अंदर विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देखिए कुछ हम काम में लेते हैं क्रियाशीलता। एक श्रेणी हमारे एनसीईआरटी के अंदर अगर बात करें तो एक श्रेणी दे रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार है ये बच्चों। यहाँ पे क्रियाशीलता श्रेणी दे रखी है, यानी कि अगर हम बात करें क्रियाशीलता की तो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, जो हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर दे रखी है। चैप्टर नंबर 2 ये जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी आखिर कहती क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया सबसे पहले यही कहती है कि अगर आपको मेरे को पढ़ना है तो आपको पहले क्रियाशीलता श्रेणी आनी चाहिए। तो क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और फिर कुछ एक ट्रिक से भी आपको इसको याद करना बता दूंगा। तो सबसे पहले क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर सबसे पहले आता है के का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है, के का अर्थ होता है सर पोटेशियम। इसके बाद में आता है Na हो गया हमारे पास में सोडियम, फिर Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, फिर Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम, अच्छा Al हो गया हमारे पास में एल्यूमिनियम। इन सबसे हम पढ़े हुए हैं, परिचित है अच्छी खासे। तो ये हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब Zn का मतलब हो गया जिंक, ये नए एलिमेंट। एक Fe का मतलब हो गया, Fe का मतलब होता है आयरन। क्या होता है, आयरन, लोहा। इसके बाद में Pb हो गया लेड, H हो गया हाइड्रोजन, Cu हो गया कॉपर, Hg का मतलब होता है मरकरी यानी कि पारा, Ag हो गया हमारे पास में सिल्वर और Au हो गया गोल्ड। तो ये चीजें हैं। अब इन चीजों के बारे में हमें पता करना है। तो क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर क्या होता है कि जो ऊपर आने वाले जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हो गए, ये ऊपर आने वाले जो तत्व होते हैं ये होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रियाशील, ये सबके साथ बहुत ही फटाफट से, बहुत ही इमीडिएटली रिएक्शन करते हैं। तो अगर मैं करूँ बात तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं सबसे ऊपर आने वाले ये होते हैं उच्च क्रियाशील तत्व। क्या होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील, या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं उच्च क्रियाशील, उच्च क्रियाशील तत्व। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसके बाद में जो बीच में आते हैं इनको हम बोलते हैं मध्यम क्रियाशील तत्व, मध्यम क्रियाशील तत्व यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव बोलते हैं जिसे हम, क्रियाशील तत्व। और जो सबसे एंडिंग में आते हैं, जो सबसे नीचे आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं निम्न क्रियाशील, लेस रिएक्टिव, निम्न क्रियाशील तत्व। लेस रिएक्टिव
एलिमेंट्स। तो इनके बारे में अब हमने जान लिया कि सर ये होते हैं। तो अब विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है? विस्थापन अभिक्रिया कहती है कि केवल और केवल उच्च क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो निम्न क्रियाशील को हटा के उसकी जगह पे आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं तो देखिए, पहले बात तो ये डिकम्पोजिशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील निम्न क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसमें उच्च क्रियाशील तत्व यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस होता क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब अर्थ असली ये बताता हूं मैं आपको। उच्च क्रियाशील तत्व निम्न क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अभी सर विस्थापित इस शब्द आखिर है क्या? तो विस्थापित शब्द को अर्थ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ हो गया, जैसे कि मान लीजिए ए है एक एलिमेंट है, ठीक है, ये एक कंपाउंड यानी BC कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। ए क्या कर रहा है? BC के साथ में, BC एक कंपाउंड है जिसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है। और यहाँ क्या देखने को मिले? विस्थापन का मतलब हो गया एक जाएगा, वो दूसरे की जगह बैठ जाएगा और उस दूसरे को अपनी जगह से हटा देगा। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ए जिसके ए के पास में पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास में पॉजिटिव चार्ज है, सी के पास में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सर ये जो ए है ये क्या करेगा? ये जो बी है ये ए की जगह जाएगा। बी क्या करेगा? ए के ऊपर ए की जगह जाएगा, ए को उसकी जगह से हटाएगा और ए की जगह आके बैठ जाएगा। वापस से अच्छे से बड़े ध्यान से समझिए, बी जो है एक तत्व है जो क्या करेगा? ए की जगह जाएगा, ए के साथ उसको इसकी जगह से हटाएगा और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी बी जो है उसने ए की जगह ले ली और यहाँ पे जो है एक कंपाउंड बनेगा, बी जो है वो अलग हो जाएगा और ये ए जो है वो सी के साथ में मिल जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन होने के लिए कंडीशन होती है, वो क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल और केवल उच्च क्रियाशील तत्व जो है वो निम्न क्रियाशील तत्व को केवल और केवल विस्थापन कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सर क्या बोली आपने बात, उसको समझा ही? तो बिल्कुल समझाया जाता है। जैसे कि एक अभिक्रिया देखिएगा, हाँ, Fe प्लस CuSO4 बहुत ही प्रचलित उदाहरण है इस अभिक्रिया का। हाँ, अब देखिएगा Fe जो है उसके ऊपर हम जानते हैं सारे, Fe के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? सर Fe के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज होता है। Cu यानी कॉपर के ऊपर धनात्मक चार्ज और SO4 एक आयन होता है, सल्फेट आयन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब Fe क्या करेगा? Fe के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, SO4। अब ये SO4 क्या करेगा? सर ये SO4 जाएगा और इस Fe के साथ मिल जाएगा, ये SO4 जाएगा और इस या फिर हम बोल सकते हैं कि सर ये Cu जो है Fe को अपनी जगह से विस्थापित करेगा, ठीक है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि Cu जो है ये Fe को अपनी जगह से विस्थापित करेगा और F उसकी जगह जाके बैठ जाएगा और अलग हो जाएगा। ऐसी होती है विस्थापन अभिक्रिया। यानी अब आपके अंदर, आपको इस अभिक्रिया के अंदर देखना है कि ऊपर कौन आता है। जो ऊपर आएगा उच्च क्रियाशील होगा, जो नीचे आएगा वो निम्न क्रियाशील होगा। और केवल उच्च क्रियाशील ही क्या कर सकता है? निम्न क्रियाशील को विस्थापित कर सकता है, यानी कि उसकी जगह पे आके बैठ सकता है। तो अगर हम बात करें Fe और Cu की, किसकी? Fe और Cu की, तो सर Fe आता है यहाँ पे, Cu आता है यहाँ पे। अब Fe और Cu में से ऊपर कौन आ रहा है? Fe और Cu में से सर Fe ऊपर आता है। तो Fe केवल Fe कौन? आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर सकता है? उसकी जगह से हटा सकता है। कॉपर कभी भी आयरन को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। यानी कि बोले तो ये कॉपर जो है वो आयरन की जगह आके बैठ सकता है, आयरन, ठीक है। परंतु अगर यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं दोनों आपको केस करके बताता हूँ इसके, तो यहाँ पे क्या होगा सर? Fe जो है FeSO4 का निर्माण होगा और Cu जो है वो अलग हो जाएगा। ये तो मैंने देखने को बोला, Cu ने क्या करा? Fe की जगह जाके बैठ गया, ठीक है।
हाँ Cu क्या करा, Fe की जगह बैठ गया, Fe अलग है, ये Cu अलग हो गया और FeSO4 का निर्माण हुआ। केवल और केवल क्या होगा, विस्थापन होगा, परंतु उच्च क्रियाशील तत्व ही निम्न क्रियाशील की जगह आ सकता है। अगर हम बात करें इसका इनवर्स, ये अभिक्रिया इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों? इनवर्स का मतलब हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे Cu है, ये FeSO4 के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या होगा, तो हम फटाफट से झट से हम क्या करेंगे, हाँ ये CuSO4 का निर्माण होगा, Fe अलग हो जाए, जो कि गलत है। बात को पकड़िएगा आप, यहाँ पे बात क्या कहती है, पॉइंट क्या कहता है कि केवल और केवल कौन, उच्च क्रियाशील और निम्न क्रियाशील एक दूसरे, उच्च क्रियाशील जो होता है हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हम बात करें Fe की, Fe और Cu के अंदर, तो ऊपर कौन आता है, Fe, केवल और केवल Fe जो है वो Cu की जगह आ सकता है। पर यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर पहले Cu आ रहा है, फिर Cu जो है वो क्या Fe की जगह आके बैठ सकता है। इस अभिक्रिया के अंदर तो ये हो रहा है कि पहले Cu आ रहा है बाद में Fe, परंतु अगर हम क्रियाशीलता श्रेणी को देखें तो सर उसके अंदर Fe आता है पहले, Cu आता है बाद में, यानी कि Fe जो है Cu की जगह जाके बैठ सकता है। Fe क्या कर सकता है, Cu की जगह जाके बैठ सकता है, परंतु Cu कभी भी Fe की जगह नहीं बैठ सकता, यानी कि ये अभिक्रिया संभव ही नहीं होती है। तो आपको इसके अंदर, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं इसको आपको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए क्या है वो ट्रिक, के का मतलब हो गया पोटेशियम, यानी देखिएगा काशीनाथ का मैनेजर, ठीक है, इसको याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ आपको कि के का मतलब कि पोटेशियम हो गया, तो काशीनाथ का मैनेजर, आलू Al, आलू को Al को आप आलू से याद रखते हैं, आलू Z का मतलब जरा, ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। आपको लिख के वापस बताता हूं इसको कि काशीनाथ का मैनेजर, वापस से सुन लीजिए एक बार फटाफट, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर लिखते रहिएगा, काशीनाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है, H से है हो गया, कौन, Cu से क्या हो गया, कौन है, Hg, वापस। अब इस बार देखिए H दो बार आ रहे हैं, तो एक पहले जो H आएगा उसका मतलब हाइड्रोजन होता है, बाद में जो H आएगा उसका मतलब पारा होता है, कौन है आगे आओ, ठीक है, Ag। अब दो A आ रहे हैं, पहले A जो आता है उसका मतलब हो गया सिल्वर, दूसरा A जो आता है उसका मतलब हो गया गोल्ड। वापस एक बार सुन लीजिएगा, काशीनाथ का मैनेजर आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस प्रकार आप इस क्रियाशीलता श्रेणी को जो है याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और एक चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि केवल और केवल उच्च क्रियाशील तत्व, यानी कि हाईली रिएक्टिव, केवल हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि उच्च क्रियाशील तत्व, हाईली रिएक्टिव मेटल केवल हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि निम्न क्रियाशील तत्व या फिर कम क्रियाशील तत्व को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव को विस्थापित कर सकता है या फिर डिस्प्लेस कर सकता है। ये अभिक्रिया होती है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी का भाई है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये अभिक्रिया मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कि बहुत अच्छे से आपकी समझ में आई होगी। अब हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। इसी रिएक्शन के इससे पहले हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन के 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। तो 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो पहला उदाहरण जो है बुक के अंदर मैं दे रखा है। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया। अब सेकंड जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए जिंक जो है ये अभिक्रिया कर रहा है CuSO4 के साथ। किसके साथ में कर रहा है? CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन होता है, उसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो जिंक को हम डाल रहे कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे जिंक जो होता है वो उच्च क्रियाशील तत्व होता है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, Cu की जगह जाके बैठ जाएगा और Cu को अलग कर देगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करें नॉर्मली तो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा और Cu जो है ये होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो लेस रिएक्टिव होता है यानी कि कम क्रियाशील होता है, यानी कि निम्न क्रियाशील होता है, वो अभिक्रिया के अंदर पृथक हो जाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया, विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया। एक और अंतिम उदाहरण हम देते हैं इस अभिक्रिया, देखते हैं हम इस अभिक्रिया का। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें Pb जो होता है लेड, ठीक है, Pb यानी कि लेड, ये अभिक्रिया कर रहा है CuCl2 के साथ में, ठीक है, कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए
पीबी और सीयू की अगर मैं बात करूं तो सर पीबी पहले ही आता है, कौन आएगा, पीबी पहले आता है, यानी कि पीबी हो गया उच्च क्रियाशील तत्व, यानी कि ये सीयू की जगह आके बैठ सकता है, सीयू को अलग कर सकता है यहाँ से, ठीक है, सीयू को यहाँ से क्या कर सकता है, पृथक कर सकता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर PbCl2 का निर्माण होगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा वापस से, यानी कि सर ये कॉपर के साथ तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, कॉपर को हर अभिक्रिया के अंदर देखिए, यहाँ पे भी कॉपर को अलग कर दिया, यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया, इस अभिक्रिया में भी कॉपर को अलग कर दिया, इस अभिक्रिया में भी कॉपर अलग कर दिया, तो कॉपर के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रही है। तो इस नाइंसाफी वाली अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस नाइंसाफी वाली अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब आ जाते हैं हम अंतिम अभिक्रिया के अंदर, हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार दे रखी है उनके अंदर 4 मुख्यतः अभिक्रिया दे रखी है। उसके बाद रेडॉक्स भी है, रेडॉक्स, अपचयन, उपचयन, वो भी पर वो थोड़ा अलग है। तो ये जो मैंने 4 प्रकार की है, तो फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ के अंदर देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गई है तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन अच्छा, अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब आयनों का आदान प्रदान होता है, कैसे होता है वो मैं समझाता हूं, पर ऐसी अभिक्रिया या फिर हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वाली हरकत है या डिस्प्लेसमेंट वाला जो प्रक्रम है ये 2 बार देखने को, द्वि का मतलब हो गया 2, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 बार देखने को मिलेगा, इसे हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयन अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी सर ये अभिकारकों के मध्य आदान प्रदान कैसे हो रहा है आयनों का, तो देखिएगा हमारा नॉर्मल उदाहरण लेते हैं, फिर बुक वाला उदाहरण लेंगे। जैसे कि ये ए भी एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, और सी डी भी एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए के ऊपर हम जानते हैं अगर ए भी कंपाउंड है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या देखने को मिलेगा, अगर हम बात करते हैं ए तो 2 बार विस्थापन देखने को मिलेगा। 2 बार विस्थापन का अर्थ हो गया कि जो ए है, अब ये बी के साथ रहता रहता बहुत थक चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है बी के साथ में। ठीक है, तो दोनों भाई बहन है, या फिर हम मान लीजिए दोनों पड़ोसी है, तो दोनों पड़ोसी एक दूसरे के से, ये वाला पड़ोसी इससे परेशान, ये वाला इससे परेशान, तो दोनों ने देखा यार क्या क्यों ना हम किसी दूसरी जगह चले, क्यों ना हम किसी दूसरी जगह चले, तो दोनों ही क्या हो गए, जैसे कि मान लीजिए एक दूसरी जगह चला गया, ये जो ए है ये बहुत ज्यादा परेशान अपने पड़ोसी से, तो ये क्या करेगा यहाँ से कि ये ए जो है ये दूसरी जगह चला गया, इसने क्या करा, इस सी के साथ में बंध बनाने की कोशिश करी। ए जो है पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये सी के साथ तो सर बंध बना नहीं सकता, तो इसने क्या करा, डी के साथ में बंध बनाने की कोशिश करी, तो हमारा बी भैया भी कम नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं सी भी उधर से क्या बहुत ज्यादा परेशान है पड़ोसी से, वो उसके तो अलग ही चल रही है, किससे, वो उस बेचारे पे रोज बेलन बर्तन फेंके जाते हैं पड़ोसी द्वारा, तो बहुत ज्यादा पड़ोसी से परेशान है। तो इसने क्या करा, इसने सोचा यार मैं भी किसी और जगह चलूं, तो इसने देखा कि ए डी की तरफ आ रहा है, ए क्या हो रहा है, डी की तरफ आ रहा है, तो मैं एक काम करूं, मैं एक ही जगह जाके बैठ जाता हूँ, यानी कि जो सी है ये यहाँ पे इस बी के साथ में बंध बनाने की कोशिश करेगा, सी जो है वो बी के साथ में बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे देखिए 2 बार विस्थापन आपको देखने को मिला, ए बॉन्ड बना रहा है डी के साथ में, यानी ए डी अलग कंपाउंड बन रहा है, ए और डी के मध्य विस्थापन हो रहा है, फिर बी और सी के मध्य विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ए डी का निर्माण होगा और
BC का फॉर्मेशन होगा, BC का निर्माण होगा। तो देखिए 2 बार विस्थापन देखने को मिला, A जो है वो D के साथ में चला गया, B जो है वो C के साथ में चला गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसके अंदर देखिए आयन है, ये A और B, ये किसी भी कंपाउंड किसी भी होगी कि आयन है, तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। A आयन जो है वो D के साथ जा रहा है, B आयन जो है वो C के साथ जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिनके अंदर क्या होता है, अभिकारक, केवल और केवल आयनों का आदान प्रदान का होगा। ये पूरा जो काम होगा ये होगा अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ तो हमें हमेशा उत्पाद मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा। दोनों पड़ोसी एक दूसरे को, चारों पड़ोसी एक दूसरे को बहुत परेशान है, तो दोनों एक मतलब दो के पेयर में अभिक्रिया करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब देखिए AD और BC का फॉर्मेशन होगा। तो ये अभिक्रिया हमने यहाँ पे सीखी। तो इस अभिक्रिया के अंदर, इससे पहले आप कोई डाउट है फटाफट देख लीजिए, फिर अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे बुक के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है Na2SO4 का। अब देखिए Na2SO4, ये एक एग्जाम्पल हमारे बुक के अंदर दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट का। पर डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा। प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस के साथ चला जाएगा, दूसरे वाले का प्लस वाला पहले वाले के साथ में माइनस के साथ आ जाएगा। वापस से सुनिएगा, पहले वाले का प्लस वाला दूसरे कंपाउंड के माइनस के साथ में चला जाएगा, ठीक है। दूसरे कंपाउंड का प्लस वाला पहले कंपाउंड के पहले यौगिक के माइनस वाले के साथ में आके बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा, जो भी हमने बात करी है वो सारी आपको बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो अभी देखिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट जो होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इनके नाम के साथ साथ लिखते जाइएगा सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो है उसने अभिक्रिया करी BaCl2 के साथ में। BaCl2 होता है Cl D, मत समझ लीजिएगा इसे, BaCl2। BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड। क्या होता है? बेरियम क्लोराइड। तो जब इनके मध्य अभिक्रिया होगी, सर अब आपने बताया था कि पहले वाले का प्लस वाला दूसरे वाले के माइनस के साथ में जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, SO4 सल्फेट आयन नेगेटिव होगा, बेरियम के ऊपर होता है धनात्मक आवेश और Cl के पास में होगा नेगेटिव चार्ज। तो पहले वाले का प्लस वाला क्या करेगा, इसके साथ में जाएगा, Cl के साथ में जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे निर्माण करेगा 2NaCl का प्लस BaSO4 का। किसका निर्माण करेगा? BaSO4 का। तो यहाँ पे लिखते हैं BaSO4, यानी ये हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो जब भी हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी, यानी कि 2 बार, एक बार नहीं 2 बार आयनों के मध्य, अभिकारकों के आयनों के मध्य आदान प्रदान हमें देखने को मिलेगा, डबल बार जो है डिस्प्लेसमेंट वाली हरकत देखने को मिलेगी। तो इस अभिक्रिया को हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हमने बोल दिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और इसको हमने बोल दिया बेरियम सल्फेट। नाम लिखना जरूरी होता है कंपाउंड का, जो आपके पास में कंपाउंड है आप जो ले रहे हो उसका नाम लिखना भी जरूरी होता है। बोर्ड में इसके ये तो नंबर कट जाते हैं। बेरियम सल्फेट। तो ये अभिक्रिया में देखने को मिली। मतलब विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, एक बार नाइंसाफी होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कॉपर के साथ एक बार कोई चीज हो जो बाहर निकल जाएगा, एक बार नाइंसाफी की हरकत देखने को मिलेगी, तो उसको हमने बोले विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, जब 2 बार, एक बार नाइंसाफी बर्दाश्त होगी, दूसरी बार नाइंसाफी होगी, तो इसे हम बोलते हैं डबल। डबल आ रहा है तो डबल बार नाइंसाफी होगी, डबल बार नाइंसाफी की हरकत देखने को मिलेगी, यानी डबल बार विस्थापन की हरकत देखने को मिलेगी। तो इसे हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये था हमारे आज के लेक्चर का मेन थीम, जिसके अंदर हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के 4 प्रकार देखे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंदर हमने 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया, मतलब ये होता है कि एकल जो अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर टूटेगा, तो इसे हमने बोलता था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने 3 प्रकार की डिकम्पोजिशन देखी थी। एक तो देखी थर्मल, एक देखी थी इलेक्ट्रिक, एक देखी थी फोटो। एक तापीय अपघट, तापीय वियोजन और तापीय वियोजन अभिक्रिया, एक देखा था हमने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और एक जो है हमने देखा था तापीय
तापी के अंदर क्या हो रहा था, तापी के अंदर हमें ताप देना पड़ रहा था, ऊष्मी के अंदर हमें ऊष्मा देना पड़ रही थी, और एक होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जिसके अंदर हमें सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक के रूप में देना पड़ रहा था अभिक्रिया को संभव कराने के लिए। तीसरी हमने देखी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, इसके अंदर हम देखा कि सर केवल और केवल उच्च क्रियाशील तत्व जो श्रेणी में ऊपर आते हैं वही उनको विस्थापित कर पाते हैं, यानी उच्च क्रियाशील जो तत्व जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को जो है डिस्प्लेस कर पाते हैं। अब चौथी अभिक्रिया जो हमने देखी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के मध्य क्या हो रहा था, आयनों का आदान प्रदान हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था बिटवीन रिएक्टेंट्स, और इस रिएक्शन को हमने क्या कह दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये था हमारे लेक्चर आज के मेन जो थीम था। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया इनके बारे में बात करेंगे। ऑक्सीकरण कारक, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, और अभी ठीक है अपचायक, अनुपचायक, उपचो, अपचायक की बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन लोगों की बात करेंगे हम, और इसके जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।